यादव सभा की शान डीपी यादव जी और गगन यादव जी आपके मध्य पहुंच चुके हैं। विधायक जी को ये लगा कि भाई इस चीज का तो विरोध करेंगे यादव समाज। एक बात और बताना चाहूंगा डीपी साहब, तकरीबन यहाँ पे जो गांव है इस चौक के नजदीक वो यादव बोल रहे ये आने वाला डीपी यादव है, इस समाज को संभालने वाला हमारा बेटा। जोर से आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए, दिल्ली से आए साहब हमारे। बोलो जय यादव, जय यादव, जय दादा कृष्ण की, जय दादा कृष्ण की। आज हमारे बीच में हिंदुस्तान के सुपर हिट लीडरों में शुमार इस समाज के कर्णदाता और इस समाज को यहां तक शिद्दत के साथ, इज्जत के साथ उठा के रखने वाले, पूर्व में सांसद, पूर्व में मंत्री रहे और कुछ भी ना रहते हुए दाग नू की नू रखे रखी हमारे डीपी यादव जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में आज की सभा के अध्यक्ष मेरे बहुत ही सम्मानीय, मेरे पिता तुल्य रामस्वरूप यादव जी, आके का नाम लूंगा, नाम सारा का आपस में आपस जाना है, समाज की मीटिंग है। और उनके साथ में आपको पता होगा एक बहुत बड़ी जंग एक युवा ने इस समाज के लिए लड़ी और वो लड़ाई जारी है। और उस जंग को गगनयान बनाने वाले हमारे भाई गगन यादव भी हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। साथियों, जब मैं उठ के स्टेज की तरफ आया हूं तो मेरे को इशारा होया है कि भी थोड़ा सा टाइम ले लिए कि तो मैं ये बात कह के बैठ जाऊं कि मेरा समर्थन यादव समाज के साथ है और इजाजत मंच दे तो जितनी बात जिसने कही है 2-2 मिनट में जवाब दे दूं। ठीक से गए। भाग 1, भाग 1, अरूट महाराज द्वार की घोषणा क्यों और कैसे हुई। आपके छोटे भाई ने आसी के विधायक जी को काम लगाया था। ये चौक और चौराहे इनकी किताब लिख के दी थी, तब बनने लगे हैं। और देखा होगा आपने, जब आसी के चौराहे चौकों की बात आई तो मैंने घोषणा की चुनाव के बाद और मैं विधायक जी के साथ था और विधायक जी की गाड़ी में ही था और वहां से एक इंटरव्यू में गया, मैंने वहां बोल दिया कि बहुत जल्द हम यहां पे, क्योंकि आसी ऐतिहासिक शहर है, अगर उस दिन मैं किसी जाति बिरादरी का समर्थन करता तो शायद राजनीतिक कह देते। मैंने कहा भाई आरसी पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानी जाती है और टीम नरेश बहुत जल्द यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान का द्वार और वहां बाके बिहारी द्वार बनाने का काम करेगी। जैसे ही बात उठी, थोड़े दिन के अंदर रातों रात षड्यंत्र रचा गया कि कोई द्वार अगर टीम नरेश ने बना दिया तो अगली बेड़ फिर इनका समर्थन की जरूरत पड़ सके। साथियों, उन्होंने अरूट द्वार की घोषणा कर दी, कोई बात नहीं। हमारे एक जिला परिषद के प्रतिनिधि यादवेंद्र यादव जी ने कहा कि यहाँ यादव बाहुल्य इलाका है और सबके जिन जिन समाजों का योगदान राजनीति में भी और समाज में भी है, वो सबका कहीं ना कोई सम्मान चिन्ह बन चुका है, कई योद्धाओं की मूर्तियां लग चुकी हैं। तो क्यों ना यहाँ राव तुलाराम द्वार बनाया जाए। विधायक के आगे सिर्फ प्रस्ताव रखा था। उसके बाद प्रस्ताव रखते ही रातों रात, भाई कोई गलत बोलो तो मैं पी लियो, हो सके मैं गलत हूं, आप ना हो, और हो सकता है आपका ना समझ आ रही हो। उसी टाइम आज वो समझ आई कि एक जमीन दान की बात आई। हमने जमीन दान का नाम आते ही, आप सब इस बात के गवाह हैं, आपके भाई ने दोनों हाथ उठा के
और पूरे मीडिया पे बधाई दी कि हमारे अंकल जी ने जमीन दान करी। हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि राव तुलाराम का चौक बनने जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज वो जमीन वापिस होने के बाद मैं ये कहने से बिल्कुल भी गुरेज नहीं करूंगा, वो दान नहीं था, वो डील थी, डील। और डील क्या थी? अगर अरूट द्वार बन गया तो आपको इस डील का फायदा दे दिया जाएगा, और कहीं अरूट द्वार खतरे में आ गया तो ये जमीन वापिस ले ली जाएगी। साथियों, भिन्न भिन्न प्रकार की बातें आई कि एक आदमी पीछे से राजनीति कर रहा है, फ्रंट में नहीं आ रहा। अरे सारे काम मन नहीं करने हैं। समाज का कोई प्रधान, समाज का कोई प्रतिनिधि, क्या आज मेरे सामने बैठे किसी भी भाई में से कोई समाज का मुद्दा लेके आए और नरेश उस बात का समर्थन कर दे तो एक बार सारे बुजुर्ग हाथ हटा के बताओ, क्या ये राजनीति है? क्या ये राजनीति थी? क्या मैंने समाज का समर्थन कर दिया? आप बताओ हाथ उठा के, अच्छे से मीडिया देख रही है आपको। क्या मैंने राजनीति करी थी? क्या गांव का सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते यादव सभा और यादव समाज की सरदारी अगर गांव में आती है, उसका समर्थन करके उसको चाय पानी पिलाना अगर राजनीति में आता है तो कान खोल के सुनने वो आरोप लगाने वाले, ये राजनीति की जरूरत नरेश यादव बार बार करेगा। साथियों, भाग 2 जमीन दान होगी। अरूट महाराज की नींव भी रख दी, उसके बाद भी मीडिया ने मेरे से पूछ लिया, तो भी मैंने सहज भाव में यह बयान दिया कि भी देखो हमने मांग रखी थी, हमारी मांग नहीं मानी तो उन्होंने रख दी। लेकिन उन्होंने कहा कि आप उस दिन वहां क्यों नहीं गए, क्यों नहीं रोका? किसी समाज का अपमान करना मेरे माँ बाप ने और मेरे समाज ने संस्कार नहीं दिए हमें। विरोध की बात कहां थी? जब मेरा समाज इकट्ठा होकर विधायक जी के पास गया, विधायक जी ने कहा कि इस समाज के बहुत एहसान है मेरे ऊपर और आप उठ के आए हो तो ये एहसान उतारने का मौका है मेरे पास। आप अगर अपने समाज को इकट्ठा कर लेते हो तो मैं ये दवार यहां से कैंसिल कर दूंगा। एक गलती जो हमारे समाज से हो चुकी थी, हमारे समाज के नेता से हो चुकी थी, वही दूसरी गलती करने में विनोद भ्याणा भी आगे आ गए, हमारे विधायक भी आगे आए। आज वो ये कह रहे हैं कि जो बात मैंने कही थी उस पर मैं रह तो नहीं सकता, मेरा समाज आगे आ गया। अरे आपका समाज, हमारा समाज तो जब तक मैं देखता रहा हूं, मेरे दादा, मेरे पापा और आज हम पंजाबी समाज के अंदर बैठ के हमने रोटी खाई है। मेरा तो आधे से ज्यादा जीवन पंजाबी समाज के अंदर गुजरा है और आज वो लोग हमें पंजाबी समाज का विरोधी बताने से पीछे नहीं हट रहे। साथियों, ये जो पंचायत बुलाई गई थी, ये विनोद भ्याणा ने बुलाई थी, न कि यादव समाज ने बुलाई थी। साथियों, जब विनोद भ्याणा जी ने पंचायत बुलाने का आह्वान कर दिया, समाज को इकट्ठा करने का आह्वान कर दिया, तो हम राजनीति कैसे कर रहे हैं? और आपने समाज को बुला लिया था तो 3 दिन भी आप उन समाज के पास जाने लगे, हमारे संघर्ष समिति के सदस्य, तो वो रुक नहीं पाए। उन्होंने देखा कि उन्होंने तो झूठी सी बात मार के देखी थी, क्योंकि कुछ हमारे लोगों ने उनको आश्वस्त कर रखा था कि कोई समाज समूह को नहीं, जो सौदा हमें, हाँ कोई आना ना जाना, कोई बात नहीं, यह बात कहती है। जब उन्होंने देखा कि समाज जो सही समाज है, जिसको ना राजनीति से मतलब है, ना प्रॉपर्टी से मतलब है, ना दान से मतलब है, ना दक्षिणा से मतलब है, जिसने स्वयं अपने समाज के नेताओं के पीछे चलना सीखा है, वो समाज, आम समाज जब उठ के आया तो उनकी रातों की नींद गायब होगी कि जो राजनीति आप, गौर राजनीति आप करना चाहते थे, उनका चरित्र और चेहरा सामने आ गया। उनको लगा कि हाँ, यादव समाज एक होगा। उसी टाइम उन्होंने पंजाबी समाज की कॉन्फ्रेंस कराने का काम किया। ये पंजाबी समाज की कॉन्फ्रेंस होती, समाज को उसको भी अधिकार है अपनी बात रखने का, लेकिन होती जब यादव समाज ने कोई विरोध नहीं किया था, सिर्फ मांग की थी। और मांग किससे की थी?
जिसको हमने चुन के अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, हमारी मांगे मनवाने के लिए, हमारे काम करने के लिए विधानसभा में भेजा, हमने उस विधायक से मांग रखी थी। बताइए क्या गलत काम किया था हमने। और वहां से ऐसे ऐसे शब्दों से ऐसे ऐसे शब्द उनको देके भेजे, जिससे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई। डीपी साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लफ्ज सुन लें। मेरा ही समाज नहीं, 36 बिरादरी का कोई समाज ऐसी धमकी भरी भाषा सुनेगा तो दो समाजों का टकराव होना निश्चिंत हो जाता। ये तो इस यादव समाज में सभ्य समाज के लोग आगे आए और सब ने कहा कि किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई जवाब नहीं देना। ये जो भाई हैं इनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है, इसके पीछे ओछी राजनीति है। इसलिए मेरे समाज को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, किसी ने भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाई। जिसने जो तीर चलाए, जिसने जो आरोप लगाए, जिसने राजनीतिक बताई, कोई भी काम किया, सारे के सारे तीर मेरे समाज ने अपनी छाती में लेके समाज की समरसता का, सामाजिक समरसता का पाठ पढ़ाने का काम समाज को किया। साथियों, अगर दोनों तरफ से वार ऐसे ही चलता तो आज समझ सकते हैं पंजाबी समाज और यादव समाज के बीच खाई पैदा हो जाती। ऐसा दो समाजों के बीच में खाई पैदा करके हमने शहीदों का सम्मान नहीं करवाना। आप विधायक जी बाहर आए और आज जो समाज को आपने जबान दी थी उस जबान पे कायम रहे। समाज आज सारा का सारा एकत्रित है और अपना फैसला ले। आपको उचित लगता है कि यादव समाज आपका अपना है तो यादव समाज के लिए फैसला लें, और आपको लगता है कि सिर्फ आप एक समाज तक सिमट के रहना चाहते हैं तो आप वो भी फैसला लें। हम आपके फैसले का इंतजार कर रहे हैं, हम आपकी राजनीतिक सोच का इंतजार कर रहे हैं। और विधायक जी को यह भी बताना चाहता हूं, जिस समाज के बच्चों को आप राजनीतिक प्रेरित बताते हो, जिस समाज के बच्चे से आप अपनी राजनीतिक दवेश भावना दिखाते हो, उसी समाज के साथ उस बच्चे ने आपके रथ पे चढ़ के आपके रथ को आगे बढ़ाने का काम किया था। साथियों, आप सबको पता है मेरा समाज आज बैठा है टीम नरेश की बहुत जबरदस्त यात्रा और चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे। समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत से लोगों ने फैसला ले रखा है और हमारे समाज में टिकट नहीं आई, आप किसी की हार और जीत का कारण नहीं बनेंगे। समाज के एक आवाज के ऊपर मैंने अपना फैसला बदल लिया और समाज के साथ में खड़ा हो गया। उस दिन ये समाज पंजाबी विरोधी नजर नहीं आया? उस दिन इस समाज का पंजाबी विरोध नजर नहीं आया क्या? अरे हम कभी भी किसी के विरोधी नहीं हो सकते। इस भाई ने, इस बेटे ने, आपके बच्चे ने 36 की 36 बिरादरी में कोई एक भी बिरादरी ऐसी नहीं होगी जो अपनी टीम के माध्यम से हर बिरादरी में सेवा करने का काम किया। साथियों, आज ये बात इस द्वार की आई जब आपके बेटे, आपके भाई ने निशांत मलिक द्वार बनाया था, तब भी इन लोगों की तरफ से विरोध के सुर गूंजे थे। लेकिन साथियों, मैंने कभी हार नहीं मानी और आज ये फैसला मेरा फैसला नहीं है। और इस मंच के माध्यम से अगर मैं दावे से कहता हूं, अगर भगवान साक्षी है, अगर 1% भी अरूट महाराज के द्वार के ऊपर कोई मेरी विरोध की भाषा हो या मैं दिल से कोई विरोध चाहता हूं, मैं बिल्कुल ऐसा कोई मेरे दिल में नहीं है। और जो आदमी समाज और पंचायत में झूठ बोलता है, वो शास्त्री जी, उसका भी संस्कृत में कोई ना कोई श्लोक होगा, सत्यानाश जाएगा। मेरा भी सत्यानाश चले जाएगा अगर मैं कोई राजनीति करता हूं। साथियों, एक भी बात मैंने राजनीतिक नहीं करी। समाज जो फैसला लेगा, समाज से एक विनती जरूर करना चाहूंगा कि हमने एक बार किसी भी विरोध की भाषा में बात ना करके समाज से, विधायक से पुनः फिर एक बार अपनी कमेटी गठित करके दोबारा फिर उनके विचार मांग लो। जो समाज फैसला लेगा, जो समाज यहां फैसला करेगा, हम कोई फैसला करने वाले नहीं हैं। हम भी समाज के एक मामूली से एक इंसान हैं। जो समाज को समझ आए, जो समाज फैसला लेगा, और मुझे पता है मेरा समाज ऐसा फैसला लेगा कि किसी समाज के से हमने टकराव नहीं करना है।
राजा राव तुलाराम जी के जो भी योगदान इस समाज के लिए रहा है, इस देश के लिए रहा है, उसे देखते हुए अगर हमें अपना पसीना या खून भी बहाना पड़ जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें बिल्कुल भी। और आप लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा जो यहाँ अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं, मैं अपनी माताओं से कहना चाहूंगा, बहनों से कहना चाहूंगा, अपने बुजुर्गों से कहना चाहूंगा, अपने युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। आज आप लोगों के इस भाव को देखते हुए मन गदगद हो गया। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा ईश्वर ताऊ जी का कि आपने हमें समाज के बीच लाकर खड़ा किया, इस लड़ाई को लड़ने का हमें मौका दिया। कल शाम को जब फोन आया, हमने बात करी आदरणीय बीपी यादव जी से, हमारे नेताजी से, तो उन्होंने कहा कि गगन वहां समाज का आह्वान है, वहां समाज की बात है, तो हम वहां जरूर पहुंचेंगे, चाहे हमें अपना दूसरा कार्यक्रम कभी और कर लेंगे, लेकिन उन लोगों को हम बिल्कुल निराश नहीं करेंगे जो हमारा इंतजार कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि इस लड़ाई में हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा ऐसी सोच को। आप सभी लोगों ने मुख्य बातों को सुन लिया होगा कि किस संदर्भ में पूरा समाज यहां पर एकत्रित हुआ है। उसी को देखते हुए मैं एक छोटी सी कहानी भी आपको सुनाऊंगा, जिस कहानी को मैं चाहता हूं कि आप ना सिर्फ सुने बल्कि समझें भी, और उस कहानी के बाद आप विचार करें कि किसका किरदार आप भी इस जीवन में निभा रहे हैं। ये कहानी है एक मामूली सी चिड़िया की। एक बार जंगल में भीषण आग लग गई होती है और उस आग को बुझाने का प्रयास एक मामूली सी चिड़िया कर रही होती है। वो चिड़िया दूर तालाब की तरफ जाती है, एक एक बूंद पानी अपनी चोंच में भरती है और उस एक एक बूंद पानी को उस जलती आग के ऊपर डालने का काम करती है। सुबह से लेकर शाम हो गई चिड़िया को यह तक प्रयास करते करते। शाम को एक बड़े बाज ने चिड़िया को देखा, उसे रोका, उससे पूछा कि बहन, तुम इतनी मेहनत कर रही हो, क्या तुम्हारे इतने अथक प्रयासों के बाद ये भीषण आग बुझ पाएगी? तो सुनना, उस मामूली सी चिड़िया ने कितना खूबसूरत जवाब दिया। उस मामूली सी चिड़िया ने कहा कि जब भविष्य में इस बात पर चर्चा हो रही होगी कि जंगल में भीषण आग लगी थी, तो मुझ जैसी मामूली सी चिड़िया का नाम उस जलती आग को देखकर तमाशा देखने वालों में नहीं बल्कि उस आग को बुझाने वालों की गिनती में आएगा। और मुझे ऐसा लगता है यहाँ मौजूद प्रत्येक व्यक्ति उसी मामूली सी चिड़िया की तरह अपना किरदार अदा कर रहा है। जहां जहां आग लगी है वहां वहां उसी मामूली सी चिड़िया की तरह एक एक बूंद पानी अपनी चोंच में भरकर उस जलती आग को, भीषण आग को बुझाने का काम कर रहा है। तो मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे समाज के इन सक्रिय नौजवान साथियों का, महिलाओं का, बुजुर्गों का, बहनों का। अब कहानी तो सुन ली साहब, उसको देखते हुए एक शायरी भी है, जो शायरी समाज के गद्दारों की तरफ भी इशारा करती है। अब हमने तो सुना साहब आप ही लोगों के बीच आकर, बुरा लगा, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं आप लोगों के बीच। हम वो लोग हैं कि कभी भी आप हमें भविष्य में याद करना, हम अपना जिला नहीं देखते, हम अपना प्रदेश नहीं देखते, आप जहां बुलाएंगे
जिस भी हालात में बुलाएंगे उस हालात में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम उन तमाम लड़ाइयों को लड़ने का काम करेंगे। ये बात मैं आपके बीच आकर, समाज के बीच आकर कहकर जाना चाहता हूं। फिर से लौटकर आते हैं समाज के गद्दारों पर। आजकल किसी के घर में अगर आग लगती है तो उसके जलते घरों की आगों को देखते हुए, उन लपटों को देखते हुए लोग तमाशा मना रहे होते हैं। भाई भाई की कामयाबी को देखकर तमाशा मना रहा होता है, पड़ोसी पड़ोसी की कामयाबी को तमाशा मना रहा होता है। पड़ोसी खुश नहीं होता कभी भी आपकी कामयाबी से, रिश्तेदार खुश नहीं होते आपकी कामयाबी से। तो ये भी तो गद्दार है। और गद्दार वो भी हैं जो समाज को वादा करके, समाज की तालियां गड़गड़ाहट सुन के बाद में पीछे हट जाते हैं। उनके लिए शायरी है कि जलते घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। बाकी आप सब लोग बहुत समझदार हैं, सारी बातें कहने की नहीं होती, इशारों इशारों में कहना जरूरी होता है। और मुझे तो ऐसा लगता है साहब कि जिस जंगल में शेर नहीं होता तो बिना शेर के जंगल सुरक्षित नहीं होता, और जिस समाज में नेता नहीं होता वो समाज भी सुरक्षित नहीं होता। लेकिन समाज में कैसा नेता होना चाहिए इसकी परख आप लोगों को होनी चाहिए। और मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहूंगा साहब, राजनीतिक भाषण नहीं है, लेकिन बिना राजनीति के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आज भी आप विधायक जी की बात कर रहे हो, आज भी आप विधायक जी की बात कर रहे हो, इसका मतलब साफ है कि बिना राजनीति के आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं चाहता हूं कि हमारे बीच नरेश जी बैठे हुए हैं, इनके हाथों को मजबूत करने का आप करें। और आने वाले समय में मुझे भरोसा है, मुझे उम्मीद है, मैं भी कई वर्षों से जानता हूं, हिसार में हमारा कार्यक्रम हुआ था तब ईश्वर ताऊ जी ने हमें मिलवाया था। वो भाव जब हमने देखा था तब हमें ये लगा था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इनको मौका मिलना चाहिए और समाज को इन्हें जितवाना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन आगे भी आपके पास समय है, आप लोग विचार करें। जो ये चौक बनाया गया है राव तुल्लाराम चौक, मुझे नहीं अब में कितने साथियों को ये पता है कि ये चौक वैध चौक नहीं है, ये अवैध चौक है। ये छलावा किया गया हमारे साथ, जो कि किसी भी नेशनल हाईवे के नजदीक और किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे किसी भी महान पुरुष की प्रतिमा लगा के उसको चौक का रूप नहीं दिया जा सकता। इसलिए मैं सभी भाइयों दरखास्त यूथ तक कहना चाहूँ, विनोद भैया का प्रति शौक ट्रेंड की जरूरत को नहीं। अगर विधायक आपने बना सका न तो आपने तार भी सका सा। यादव समाज और छत्तीस बिरादरी आई, मैं तय दिल से उनका स्वागत करता हूँ भाई। हाँ, हमने समाज इकट्ठा कर दिया। नौरंग साहब आ रहे हैं, विधायक जी का संदेश सुना देंगे। उसके बाद से न जो यो समाज कहेगा नु कहेगा न आके भाई चिड़ियाड़ा काम करना है, जो भाई गगन ने कहा था तो चिड़ियाड़ा करवा लियो, और बाजाड़ा करवाना तो बाजाड़ा करा लिए। और कई बार जंगल में शेर ना रहने तो ये दूसरे जिंदावर ज्यादा हो, जैसे जिससे मान ले समीकरण बदल जाओ से। इसलिए सभी हम भगवान से, दादा किशन से, राव तुल्लाराम से हमारा एक ही है। हमने भाई मार ले पहले से ही तोड़ ले जान लाग रहे से, इसलिए प्रार्थना राव तुल्लाराम हमने दे दो और ये भाई चौक और दवारे के जगह बना दो। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना यो सामान है ना लेके कमेटी का दायरे हम बना लेगा, मारा कोई दिक्कत को नहीं, मंडी के न बना ले, लेकिन उरे तो राव तुल्लाराम द्वार बनेगा और कौन हटा।
अब इन्हें ना फण ठाना बंद नहीं करा है, फुफावा हाँ, लेकिन है ना इसमें जहर इतना है, उगल दिया ना तो समझ में नहीं आओगी। और विधायक ने ना विधायक को बनाने वाले हमें, विधायक मारते बेटा कोनी जो समाज है। हेलो हेलो, जो हमारा समाज है ना इसकी सारी मदद करी है। और जिस दिन आप है ना जिस तरह भाई बेट का सिर को ऊपर तहसीन गए नो ही चले जाएंगे, हमारा बीच में रहेगा तो अब मन्ना कौन करा, मन्ना चित करांगा हम फारिग हो लेंगे, नो को नहीं आता। और विधायक को सुरजीत है अभी मौके पे बुला ले तो बहुत बढ़िया भाई, उन्होंने कहा दे कौन ही मानना बिल्लू बुला ले उसने, मैं इतना टूटे फूटे बोला करूं लेकिन भाईचारा खतर है ना बिल्लू, टुकड़े टुकड़े होंगे लेकिन जब तक चलेगा ना उनका कौन होगा। धन्यवाद जी। कमेटी के 11 सदस्य दिए हैं और हम अपने 11 सदस्य पूरे समाज से सहमति करके देंगे। साथियों, आप लोग इस विषय पे सभी मेरे ख्याल से जो फैसला होगा वो कमेटी का अंतिम फैसला होगा। सभी कमेटी के सदस्य हेलो भाई, कमेटी को ले हम जो फैसला लोगे न उस फैसले के अनुसार हम इन कमेटी हम को नहीं पढ़ना चाहवा, जो समाज कहेगा वो ही काम कराएंगे भाई। आप जैसे मौजूद लोगों की पंचायत में मैं आपके सामने हूं। हाँ, ये बात अलग है कि कोई फैसला जिसमें आपको मेरी राय की या तो जरूरत थी या सहयोग की जरूरत थी या साथ की जरूरत थी, तो सबसे पहले मैं उसी बात को कहना चाहता हूं। हम हमेशा अपने लोगों की तरफदारी में लड़े हैं, उनके लिए संघर्ष किया है और आपसे भी मेरा वादा है कि जहां कहीं आपके कदम लड़खड़ाएं वहां अपने भाई को, अपने साथियों को याद कर लेना, हम आपका साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। दूसरे भाई नारंग जी को धन्यवाद देता हूं कि वो सही समय पर अपना संदेश लेकर के यहाँ आ गए, वरना भाषण की भाषा कुछ और होती, अब भाषण की भाषा कुछ और होगी। तो कुल मिला करके और यादव बंधुओं, सबसे पहले तो इस महान हस्ती का जिसके एहसान हमारी पीढ़ियां भी नहीं उतार पाएंगी, राव तुलाराम जी को मैं सच्ची श्रद्धांजलि भेंट करता हूं, नमन करता हूं उनके चरणों में। ऐसे बिरले लोग हमारे उन महापुरुषों में, बहादुर लोगों में पैदा हुए कि जिनकी छत्र छाया में हम महज इन सभाओं में ही नहीं बल्कि लोकसभा और राज्यसभाओं में भी हमने पूरी लोकसभा की कार्रवाई रोक करके अकेले डीपी यादव ने राव तुलाराम के ऊपर डाक टिकट जारी कराया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और हमारे सामने दो बातें थी जो यादव समाज, हरियाणा, बाहरी दिल्ली के लोग हमारे पास आए थे। उन लोगों ने ये कहा था कि आप फिलहाल लोकसभा में हो तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पहले मुख्यमंत्री जो चौधरी ब्रह्म प्रकाश हुए थे और राव तुलाराम जिनकी बहादुरी का डंका हिंदुस्तान की धरती से लेकर और तेहरान के रेत तक बजा था, इन दोनों महापुरुषों के नाम पर डाक टिकट जारी होना चाहिए। संगमा जी स्पीकर थे लोकसभा के, मैंने ये मुद्दा उठाना चाहा। लोकसभा, आपको हो सकता है मुझसे ज्यादा ज्ञान हो, लेकिन लोकसभा कोई ऐसी छोटी पंचायत नहीं होती कि कोई भी खड़ा होकर के बोलना शुरू कर दे। मैंने इजाजत मांगी, 0 आवर में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के नाम से लोकसभा की कार्रवाई के बीच में एक कार्रवाई होती है
मुझे इजाजत मिली और इजाजत में एक आध आदमी ने व्यवधान पैदा करने की कोशिश की तो मैंने संगमा जी से कहा कि संगमा जी ये बात सही है कि अकेला चना जो एक आदमी ने आवाज उठाई है कि डीपी यादव तो हाउस में अकेला अपनी पार्टी का एमपी है, ये बात सही है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, लेकिन अगर तबीयत से उछल गया तो भड़भुजा की आंख जरूर फोड़ सकता है। खैर ईश्वर की मेहरबानी वो बात मानी गई। मैं माननीय अटल जी के पास गया, बहुत ही उम्दा इंसान थे। मैंने कहा जी हमारे मान सम्मान की बात सिर्फ इतनी है कि हमारे दो महापुरुष और महान नेता इस समाज में हुए हैं। एक बहादुर बलिदानी को अपने नाम पर लिखा करके हमको संदेश दे करके गया है कि यादव वीरों, देश की कुर्बानी और देश के बलिदान के लिए जहां जरूरत पड़े आगे बढ़ के अपना बलिदान दे करके देश की सुरक्षा करने का काम करना और देश को ताकत देने का काम करना। उस बहादुर सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी और बहादुरी का नाम राव तुलाराम था। दूसरा, दिल्ली के जो पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश हुए हैं उनके नाम पर भी टिकट जारी नहीं था। ये तो मैंने इसलिए सुना दी, बात बहुत बड़ी भी है और बहुत छोटी भी है। तो उसके साथ ही आपको एक शेर सुना देता हूं। नारंग जी इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन अहीर कौम के बहादुर लोगों, जिन लोगों को मिटने का एहसास नहीं होता उन लोगों का दुनिया में कोई इतिहास नहीं होता। इसलिए मैं लड़ाई और झगड़े की बात नहीं करना है। मैं तो माननीय विधायक जी के कानों में भी अगर डीपी यादव की आवाज पहुंच रही हो, अगर वो कोई जरिया से यहाँ की कार्रवाई देख रहे हो तो उनको हाथ जोड़कर निवेदन ही करना चाहता हूं कि उस महान सेनानी का जिसका नाम राव तुलाराम है, जिसने देश कौम ही नहीं पूरे देश के तमाम लोगों पर अपनी बहादुरी की छाप छोड़ी, और हमें आज भी गर्व है, हम सीना तान कर कह सकते हैं कि हाँ राव तुलाराम के वंशज हैं हम। जैसे योगेश्वर कृष्ण के वंशज कहलाने का काम करते हैं, उसी तरह राव तुलाराम का नाम हम उसी श्रेणी में और उसी तरीके से लेने का काम करते हैं। तो माननीय विधायक जी, ये जनता की आवाज है और पंच परमेश्वर होता है। ये आचार्य प्रेमचंद जो बहुत बड़े लेखक हिंदुस्तान के हुए हैं, जिन्होंने किसान, गरीब, गांव देहात, अभाव भरे गरीबों की कहानियां लिखी हैं, उन्होंने भी अपने लेख में पंचों को परमेश्वर का दर्जा दिया है। तो तमाम समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं और आपकी धरती के बाशिंदे हैं, जिन्होंने एक तरफा वोट करके आपको विधायक बनाने का काम करा है। तो आज भी अभी वो वक्त आपके सामने है कि आप इनके बीच में आकर के मान सम्मान, मैं तो कह रहा हूं कि आप राव तुलाराम की मूर्ति का अनावरण अपने हाथ से कीजिए तो ज्यादा से ज्यादा बढ़कर आपका साथ देने का काम करेंगे। लेकिन अगर उसमें व्यवधान उत्पन्न होता है तो हमारे पास नरेश यादव जैसे बहादुर लोग मौजूद हैं, वो आगे आकर के अपना काम शुरू करेंगे तो विधायक जी तकलीफ आएगी, परेशानी हो जाएगी। तो मैं आपके बीच, आपने मुझे बुलाया, लंबी चौड़ी भाषण देने का ना तो वक्त है ना कोई कारण है, क्योंकि मैं नारंग जी का जो मौन प्रदर्शन और मूक समर्थन मैंने जितना समझा, जितना मुझे ज्ञान है, तो माननीय विधायक जी ने भी इनसे कहा होगा कि जाओ एक अच्छी बात उनके बीच में कह के, और उनकी जबान से शब्द भी निकला कि 11 सदस्यों की मैं पार्टी एक कमेटी बना लीजिए, लेकिन फैसला अच्छा ही होगा ये आपको कह करके आया हूं। तो नारंग जी यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने आर्य समाज का नाम लिया। नारंग जी, मैं भी स्वतंत्रता सेनानी महाशय तेजपाल का बेटा हूँ और स्कूल गांव से निकल करके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तक की शिक्षा मैंने प्राप्त की है। दूसरे शब्दों में कई पत्रकार बहुत कुछ लिखते हैं, कोई बाहुबली कहता है, कोई कौन सा बली कहता है। मैंने उसे समझाया भी था कि बाहुबली तो हनुमान को कहते हैं भाई, हम तो हनुमान के पैरों की धूल भी नहीं है, लेकिन पत्रकारों की अपने रास्ता, अपने राह है, अपना तरीका है, अपना दौर है। तो कुल मिलाकर के नारंग जी, निजी तौर पर मेरा संदेश माननीय विधायक जी को देना कि स्वाभिमानी लोग हैं, ताकतवर लोग हैं और हल्के लोग नहीं हैं।
हमारी ताकत का लोहा रजांगला की पहाड़ियों ने भी माना, कारगिल की चोटियों ने भी माना है। आज भी वो परमवीर चक्र विजेता मेरे ही विधानसभा का नौजवान योगेंद्र यादव है, जिसके पास परमवीर चक्र आज भी मौजूद है। तो कुल मिलाकर के बहादुरी की कमी नहीं है। हम तो कृष्ण की गीता को मानने वाले लोग हैं। शांति हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, हमारा निवेदन है। लेकिन इस शांति को अशांत मत कीजिए। हमारे सब्र को छलकाने का फल कभी भी अच्छा नहीं होता। चाहे महाभारत की कहानी उठा के देख लो और चाहे मौजूदा वक्त की कोई कहानी उठा करके देख लो। भाई, हमारे बहुत सारे साथियों ने अपनी बात रखी। मैं यदा कदा एक आध बात को छोड़ के उनकी बात का समर्थन करता हूं। और हमारे नौजवान साथी गगन यादव ने भी अपनी बात रखी। वो भी क्रांतिकारी नेता के रूप में हमारे बीच में मौजूद है। तो हाँसी के आसपास के यादव बंधुओं और दूसरी भी जाति बिरादरी के भी कुछ लोग दो चार जरूर आएंगे, जो बाद में जाके हमारे शब्दों को विधायक जी को बताएंगे। ये भी समाज की एक आदत है। तो कुल मिलाकर के मेरा कहना हम तमाम लोगों से है कि हम कमजोर तो नहीं है विधायक जी, लेकिन शांति प्रिय जरूर हैं। और आपसे भी एक बात कह के जाता हूं, ये फैसला तो करीबन मेरी निगाह में तो हुआ है। माननीय विधायक जी भी राव तुलाराम जी की वो इज्जत करते होंगे जो इज्जत देश का हर आदमी करता है, हमारा संविधान करता है, हमारी राजधानी करती है, हमारा देश करता है। तो उस इज्जत को कायम रखते हुए राव तुलाराम जी की मूर्ति का अनावरण विधायक जी अपने हाथ से कीजिए, ताकि ये आर्य बंधु भी तुम्हारे साथ आकर के और तुम्हारे बारे में अच्छी तरह का सोच बनाएं और आगे चल करके आप और तरक्की करो। हमारा उससे कोई ऐतराज नहीं है। कुल मिलाकर के मैं आपको यही संदेश, यही बात कहने आया था, लेकिन आया था कुछ और कहने और कह रहा हूं कुछ और। उसका कारण आप लोग समझते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर कहीं घोड़ों की बागडोर की लगाम आपके हाथ से ढीली पड़े तो अपने भाई को और गगन को याद कर लेना, लगाम हमारे हाथ में दे देना, हम आगे चलने का काम करेंगे, आप पीछे से समर्थन दे देना। तो कुल मिलाकर के मुझे भारी उम्मीद है आप तमाम लोग समझदार हैं, जिनमें पढ़े लिखे लोग भी हैं, अधिकारी भी हैं, हमारी माता बहनें जिनके घरों से वीर बहादुर बेटे पैदा होकर के सेना के ऊपर पहाड़ियों पर जाकर के अपने सीने पर गोली खाकर के देश की रक्षा करने का काम करते हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। मेरा तमाम लोगों से अनुरोध है कि शांति भी बड़ी चीज है। हमको अपने जोश में होश भी रखना चाहिए। आगे आने वाले दिनों में कोई ना कोई फैसला आपके हक में आएगा। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में संख्या बल की सबसे बड़ी ताकत होती है। संविधान की असली ताकत वही होती है और यहाँ पर संख्या बल मौजूद है। तो निर्णय आपके हाथ में है। नारंग जी भी मौजूद हैं, वो आप तमाम लोगों की बात जाकर के माननीय विधायक जी से कह देंगे और हमारी प्रार्थना भी उनसे कह देंगे। मुझे उम्मीद है कि वो बातें स्वीकार हो जाएंगी और अगर नहीं स्वीकार हुई तो फिर इसी मैदान में हम लोग मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार। और जहां तक मेरी बात है पत्रकार बंधु, तो मेरी बात सुन लो कि मैं स्वतंत्रता सेनानी बाप का बेटा हूं। उन्होंने हमको यही सिखाया था जब राजनीति की बात आगे की थी कॉलेज से। उन्होंने पूछा क्या करना चाहते हो, तो मैंने कहा पिताजी राजनीति में जाना चाहता हूं। और नारंग जी, मैं आर्य राजार्य सभा का पूरे देश का अध्यक्ष भी हूं। राजार्य सभा के लोगों ने अभी पिछले महीने दिल्ली में मीटिंग करके मुझे राजार्य सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। ये बात सही है। मैं बाकी लोगों की बात भी ये कहता हूं, सभी सच्चे हैं, लेकिन महर्षि दयानंद ने जो एहसान और जो आजादी की लो रोशनी इस देश को दिखाई थी, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर ऐसे वीर सेनानी राव तुलाराम जैसे बहादुरों ने इस देश को आजाद कराने का काम किया है। उनका एहसान है हम लोगों पर। उनके सामने नतमस्तक है उनके चरणों में कि उन्होंने देश के ऊपर, देश के तमाम कौमों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया था। उसी एहसान के बोझ को, उसी एहसान की प्रेरणा को
उसी एहसान की शिक्षा को लेकर के हम तमाम लोग आगे चलेंगे, बढ़ेंगे। अपनी बात मैं कह चुका हूं। और पत्रकार बंधुओं, पत्रकार मेरे बराबर में बैठे हुए मुझसे कह रहे थे, यादव जी कुछ अपने बारे में भी बोल देना। तो मैंने कहा 2 शब्द सुन लो कि आंधियों के बीच में जो जलता हुआ मिल जाएगा, उस दिए से पूछना मेरा पता मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।